ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित एकांकी रत्नाकर जो पाठ्य पुस्तक है उसकी हम जो चौथी एकांकी है व्यक्तिगत, और इसके लेखक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इस एकांकी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है और पाठ्य पुस्तक का नाम है एकांकी रत्नाकर। और इस पाठ्य पुस्तक में 5 एकांकी है। अब तक हमने 3 एकांकियों को पढ़ लिया है। अब आज हम प्रस्तुत वीडियो में चौथी एकांकी को प्रारंभ करेंगे और प्रस्तुत वीडियो में हम 3 जो बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे आज। नंबर 1, इस एकांकी के जो लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। हमारा जो चर्चा का बिंदु, जो पहला बिंदु रहेगा वो इस एकांकी के लेखक हैं उनका जीवन परिचय, और द्वितीय बिंदु है हमारा इस एकांकी का सारांश या इसका कथानक, और तृतीय बिंदु है हमारा जो चर्चा का वो रहेगा इस एकांकी में व्याख्या की दृष्टि से, या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, गद्यावतरण है, उनकी सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। तो बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं, प्रस्तुत वीडियो को आप ध्यान से देखें, सुनें और तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस पर, और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें। मैं प्रस्तुत वीडियो में बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो का विवेचन विश्लेषण करें, अच्छी तरह से गौर से इस पर ध्यान दें। तो पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, इनका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। हिंदी एकांकी साहित्य को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का क्या योगदान है और इनकी एकांकी की क्या क्या खूबियाँ हैं, कौन कौन सी इन्होंने एकांकियों का सृजन किया है, इस बात का हम इनका जो संक्षिप्त परिचय है उसमें देखें। हिंदी एकांकीकारों में भुवनेश्वर से लेकर लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश, विपिन कुमार अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि का नाट्य लेखन न केवल चर्चित रहा है अपितु नाट्य कला के विकास में अपना योगदान देने में भी उल्लेखनीय रहा है। जहाँ तक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का प्रश्न है, उन्होंने नाटक तो लिखे ही हैं, साथ ही साथ एकांकी की विधा को न केवल शक्ति प्रदान किए अपितु उसे वस्तु और शिल्प के विधान की दृष्टि से नए सीमांतों तक पहुंचाया है। नए मुकाम तक क्या है, एकांकी विद्या को इन्होंने पहुंचाने का कार्य किया है। अभिनय, शिल्प और आधुनिक बोध की दृष्टि से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक और एकांकी हिंदी में अपनी अलग पहचान रखते हैं। यानी अभिनय, जिसको हम रंगमंच पर इजी गोइंग में आसानी से इसका हम मंचन कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं, इसको रंगमंच पर खेल सकते हैं, और शैली और शिल्प की दृष्टि से भी इनकी जो एकांकी है वो बेहद ही रोचक है और इनकी एकांकियों में आधुनिक भावबोध देखने को मिलता है।
वे का तात्पर्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। वे अपने जीवन काल में नाटक और रंगमंच से बराबर जुड़े रहे, अतः वे इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग भी करते रहे। वे अपने नाटक और एकांकियों में आज के जीवन की विसंगतियों पर, विडंबनाओं पर तीखा प्रहार करने से भी नहीं चूके हैं। इसके लिए वे मिथकों तथा पौराणिक आख्यानों का सहारा लेने में भी सफल हुए हैं। यह सब कुछ होते हुए भी उनकी दृष्टि वर्तमान पर टिकी हुई है। वर्तमान जो जीवन है, जीवन शैली है, उस पर क्या है, इनकी दृष्टि टिकी हुई है। नाटक के क्षेत्र में इनका पहला नाटक अंधा कुआं, पहला नाटक है इनका अंधा कुआं शीर्षक से इन्होंने लिखा है। तब से वे निरंतर नए नए नाटक प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने अपने नाट्य लेखन में अनेक नए प्रयोग भी किए हैं। इनके प्रयोग नाट्य वस्तु से ही नहीं, नाट्य शिल्प से भी संबंधित रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने अपने एकांकियों में जो नए प्रयोग किए हैं, वे कथा वस्तु और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इनके कुछ एकांकी ऐसे भी हैं जो कथा के अभाव में भी पूरी गति के साथ आगे बढ़ते हुए पाठकों के हृदय में अपनी छाप छोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य इनके नाटकों को पढ़ने पर जो पाठक है उसके हृदय में क्या है, ये छाप छोड़ देते हैं, एक निशान छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एकांकियों में इन्होंने रामायण और महाभारत के प्रसंगों को आधार बनाकर तत्कालीन स्थितियों को वर्तमान परिवेश और युगबोध से जोड़कर अपने शिल्प में ढाला है। इस प्रकार के प्रयत्नों में डॉक्टर लाल पर्याप्त सफल रहे हैं, उनको सफलता मिली है। इनके एकांकी की एक अन्य विशेषता भी रखते हैं, और वह यह है कि उनमें मध्यम वर्गीय जीवन की विविध स्थितियों, विसंगतियों, जड़ीभूत मान्यताओं के स्थान पर नई स्थितियों से संघर्ष होने को भी चित्रित किया गया है। वास्तव में डॉक्टर लाल की दृष्टि वर्तमान पर केंद्रित रही है। उन्होंने भले ही अतीत से कथानक लिया हो, यानी प्राचीन काल से, भूतकाल से ही चाहे कथानक को लिया हो, किंतु उसे पूरी सफलता के साथ नवीन बोध से जोड़कर ऐसी विश्वसनीय स्थिति के रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि वह समूचा कथावृत्त न केवल प्रासंगिक लगता है अपितु विश्वसनीय भी लगता है। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल जनजीवन से गहरे जुड़े रहे, अतः उन्होंने अपनी एकांकियों में जो दृष्टि अपनाई है वह हमें परंपरा से आगे बढ़कर प्रयोग की भूमिकाओं की ओर ले जाती है। इन्होंने समस्याओं का तर्कपूर्ण समाधान तो किया ही है, साथ ही रंगमंचीय सार्थकता को प्रमाणित करने का प्रयत्न भी अपनी एकांकियों के माध्यम से ही किया है। इनके प्रमुख एकांकी संग्रहों में, इनके जो महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह है उनमें नंबर 1 नाटक बहुरंगी, नंबर 2 नाटक बहुरूपी, नंबर 3 पर्वत के पीछे, नंबर 4 खेल नहीं नाटक, और नंबर 4 दूसरा दरवाजा का नाम लिया जा सकता है। नारी के प्रति या नारी वर्ग के प्रति डॉक्टर लाल के मन में श्रद्धा का भाव रहा है। उन्हें नारी की शक्ति पर विश्वास है, भरोसा है। बसंत ऋतु का नाटक एकांकी में उन्होंने कन्या के बारे में माता पिता के पारंपरिक संकीर्ण सोच को, माता पिता की एक नारी के प्रति, एक कन्या के प्रति, एक लड़की के प्रति क्या सोच होती है, क्या उनकी थिंकिंग होती है, सोच को कन्या की व्यवस्था तथा दहेज प्रथा को वर्णन का आधार बनाया है।
और उनके द्वारा सोचने की प्रेरणा देनी चाहिए। उन्होंने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी और तथाकथित शिक्षित वर्ग के आडंबरपूर्ण जीवन और खोखले व्यवहार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उनके एकांकी विचार उत्तेजक है। डॉक्टर लाल भाषा के प्रभाव एवं जीवंतता बनाए रखने के उद्देश्य से बोल चाल के अंग बने अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं और आवश्यकतानुसार वे व्यंग का भी समुचित उपयोग कर वर्णन विषय को प्रभावपूर्ण बना देते हैं। इनके एकांकियों में कहीं तो कथा स्पष्ट लक्षित होती है और कहीं कथा तत्व प्रबल रूप में सामने नहीं आया है। इनके एकांकी एवं नाटकों में स्पष्टता अधिकांश स्थल ऐसे हैं जिनमें कथा की अपेक्षा डॉक्टर लाल अपने अनुभव को संप्रेषित करने में सफल हुए हैं। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अगला हमारा जो चर्चा का बिंदु है दूसरा, प्रस्तुत एकांकी का संक्षिप्त सारांश या इसका संक्षिप्त कथानक, उसका हम विवेचन करते हैं। तो व्यक्तिगत शीर्षक एकांकी में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपनी व्यक्तिगत स्थितियों का विश्लेषण विवेचन, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में व्याप्त हो रही कटुता आदि का आधुनिक द्वंद्व के रूप में चित्रण किया गया है कि आजकल का जो पारिवारिक या यूँ कहें कि दाम्पत्य जीवन है वो उसमें कितना तो द्वंद्व है, कितनी कटुता व्याप्त हो गई है, उसका बहुत ही अच्छा चित्रण इस एकांकी में व्यक्तिगत नामक एकांकी है। इसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो इन्होंने इस एकांकी में मध्यम वर्गीय या आधुनिक जो पारिवारिक स्थिति है या दाम्पत्य पति पत्नी में किस तरह का कटुता का भाव है, उसका बहुत ही बारीकी से सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण किया है। तो अब हम इस एकांकी का सारांश हम देखते हैं। एकांकी के आरंभ में ही खुले मंच पर एक और से एकांकी का नायक, इसमें 3 पात्र मात्र, जिसमें मैं, वह और श्रीमती आनंद, बस ये 3 पात्र हैं इसके। तो एकांकी के आरंभ में ही खुले मंच पर एक और से एकांकी का नायक मैं नामक पात्र आता है और दूसरी ओर वह नामक नायिका आती हुई दिखाई पड़ती है। इन दोनों का दाम्पत्य जीवन कुछ समय पूर्व ही प्रारंभ हुआ था। कुछ समय पहले ही इन दोनों में आपस में जो दाम्पत्य जीवन है उसकी शुरुआत हुई थी, इनका विवाह हुआ था। ये दोनों टहलने आए हैं, घूमने आए हैं और दोनों टहलते हुए एक दूसरे पर बेमतलब की बातें करने का आरोप लगाने लगते हैं। घूमते घूमते क्या है, एक दूसरे पर वो आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ कर देते हैं। एक कहता है कि हम टहलने के लिए निकले हैं, दौड़ने के लिए नहीं। इस प्रकार निराधार और बेमतलब की बातों के बीच ही दोनों मिस्टर और मिसेज वर्मा की बातें करने लगते हैं। मिस्टर और मिसेज वर्मा की ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातों के बीच में ही वह उलाहना देती है कि मिस्टर वर्मा तो अपनी मिसेज के लिए साड़ी लाते हैं। वह की बात सुनकर मैं भावना आधार पर न सोचकर तर्क देता है कि टहलने में उनकी पत्नी अनुकूलता रखती है, इसलिए वे अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाते हैं। इसी क्रम में मैं के द्वारा मिसेस शर्मा का उदाहरण दिया जाता है।
कि वे अपने किचन गार्डन में आलू उगाती हैं तथा 500 रुपये कमा लेती हैं। ये उदाहरण मैं देता है वह को। मैं के द्वारा कही यह व्यंग बात वह को पसंद नहीं आती है, उसको ये बुरी लगती है। वे एक दूसरे के साथ चलने के स्थान पर अलग अलग चलने लगते हैं। साथ साथ टहलते नहीं हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे के पसंद न करके साहसहीन तथा कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला बताने लगते हैं कि आप मुझसे कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। फिर वह राग में मस्त होकर गाना गाने लगती है। वह यानी इस एकांकी की नायिका, और मैं इस एकांकी का नायक है। तो वह राग में मस्त होकर गाना गाने लगती है और मैं उस गाने का आनंद लेने लगता है। इस प्रकार वे दोनों बेतरतीब जिंदगी जीने लगते हैं। मैं और वह बेतरतीब जिंदगी जीते हुए उनके बीच निरंतर तकरार चलती रहती है। आपस में रस्साकसी का खेल चलता रहता है या उनमें आपस में वाद विवाद होता रहता है। कभी दोनों के बीच शादी की बात में दहेज के उलाहने की बात छिड़ जाती है, तो कभी बातों ही बातों में श्रीमती आनंद की बात, तो कभी छींक की बात पर बहस छिड़ जाती है। इस तरह दोनों के मध्य निराधार बौद्धिक तकरार होती रहती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी, व्यापार, फाइनेंस पर बहस होती है। आदर्श माँ बेहतरीन पत्नी, आदर्श माँ बेहतरीन पत्नी, स्कूल के बच्चे, हुकूमत, राजनीति आदि पर बातचीत होती है। वे दोनों, विशेषकर मैं, अपने अहम के बारे में ही सोचता है। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को ही महत्व देता है और दूसरे की प्रगति से होड़ करके उनके ही स्तर का बनने की आकांक्षा करता है। यानी मैं की आकांक्षाएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। वह यथार्थ से दूर रहकर आदर्श की ही बात करता है। वह बैंक की नौकरी छोड़कर व्यापार करने लगता है। फिर करप्शन, कमीशन, लाइसेंस, आयकर, रेड की धमकी, चाय पार्टी, डिनर जैसे विविध नियमों पर चर्चा होती है। मैं वह की सरकारी नौकरी लगवा देता है। मैं यानी इस एकांकी का जो नायक है, तो इस एकांकी की नायिका वह की नौकरी लगवा देता है और वह कार्यालय जाना प्रारंभ कर देती है। अंत में वे दोनों पात्र अपना अपना अधूरापन स्वीकार कर वे दोनों ही इस अंधेरे से निकलने का रास्ता खोजते हैं कि किस प्रकार से इस अंधकार से, इस अंधेरे से प्रकाश में निकला जाए। लेकिन इन दोनों को उजाले में आने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। बस यही एकांकी का सारांश है, सार तत्व है। तो संपूर्ण नाटक की जो भाषा शैली है वो सांकेतिक और व्यंजक है। अब हम इस एकांकी के जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो परीक्षा की दृष्टि से या व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका हम विवेचन विश्लेषण करेंगे अगले बिंदु में। तीसरा बिंदु है हमारा चर्चा का, उसमें प्रस्तुत एकांकी के जो प्रमुख गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे, उनका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो हम सर्वप्रथम पहला जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। तो कृपया करके छात्राएं ध्यान से सुने, इसको ध्यान लगा करके।
जाएंगे कहीं नहीं, जाएंगे कहीं नहीं, आखिर जाएंगे कहाँ। हम दोनों इसी तरह चले जाते हैं, फिर वहीं वापस लौटने के लिए। जब शादी हुई थी तब हम ऐसे नहीं थे, शादी के पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। सहसा सुनिए, एक बात बताती हूँ, आप भी सुन लीजिए। ये शादी मैंने नहीं, उन्होंने मुझसे की है। मैं तो तब बिल्कुल यही 20-21 साल की थी। बीए करके वोकल म्यूजिक में दिन रात रियाज करती थी। बागेश्वरी, शंकरा, यमन, कल्याण मेरे प्रिय राग थे। तो ये जो गद्यांश है इसका हम अब व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान है उसके आधार पर इसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित या लिखित एकांकी व्यक्तिगत शीर्षक से उद्धृत है और यह एकांकी समसामयिक घटना पर आधारित है, जिसमें दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से कटुता आती है, वाद प्रतिवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। उस घटना का इसमें बहुत ही प्रतीकात्मक शैली में या व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है कि वर्तमान समाज के अंदर जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किस प्रकार से आदमी की जो आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं, किस तरह बढ़ चुकी है, उसका बहुत ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने किया है। तो अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में वह और मैं के मध्य वार्तालाप चल रहा है। दोनों पति और पत्नी, पति मैं और पत्नी वह, संकेत के माध्यम से लेखक ने या एकांकीकार ने कथन को कहा है। वह और मैं के मध्य वार्तालाप चल रहा है। टहलते समय उन दोनों में बहस होने लगती है, आपस में वो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। मैं कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो वह कहती है कि जाओ न, किसने रोका है आपको, आप जाइए। इसी क्रम में वह जो सोचती है उसी संबंध में यहाँ वर्णन है। अब वह क्या सोचती है उसको हम एकांकी का जो तीसरा सोपान है या भावार्थ है उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में वह अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं जा रहा हूँ, यह कह तो देते हैं लेकिन जाएंगे कहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि गिरगिट की दौड़ बाढ़ तक, क्योंकि जाने के लिए जगह ही कहाँ है, कहाँ जाएंगे। हम दोनों आपस में इसी प्रकार की बहस करके चले जाने की धमकी देकर कह उठते हैं और फिर वापस एक दूसरे के पास ही लौट आते हैं। वह इसी क्रम में सोचने लगती है कि जब हम दोनों की शादी हुई थी, हम दोनों का विवाह हुआ था, तब हम दोनों ऐसे नहीं थे। अर्थात उस समय हम दोनों ऐसा व्यवहार आपस में नहीं करते थे, बढ़िया प्रेम से हिल मिल करके रहते थे, जैसा आज हम दोनों छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ की बहस करके तर्क वितर्क करके व्यवहार करते हैं। सहसा वह जो पूर्व की बात याद आ जाती है और वह अतीत में खोकर कहने लगती है कि सुनिए, मैं एक बात बताती हूँ, आप भी मेरी बात को सुन लीजिए कि यह शादी मैंने नहीं की है, ये मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है। उन्होंने अर्थात मैं ने स्वयं मुझसे की है, क्योंकि मैं ही मेरी ओर आकृष्ट हुए थे। अर्थात
मेरी इसमें रजामंदी नहीं थी, रजामंदी उसकी थी जिसने मेरे साथ में शादी की है। मैं तो उस समय लगभग 20-21 साल की थी और बीए की पढ़ाई करके वोकल म्यूजिक में दिन रात अभ्यासरत रहा करती थी। उस समय मैं बागेश्वरी, शंकरा, यमन, कल्याण रागों का अभ्यास किया करती थी क्योंकि ये मेरे प्रिय राग हुआ करते थे। मैं अपनी धुन में लगी रहती थी। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में एकांकीकार ने वह नायिका के मनोभावों की यथार्थ अभिव्यक्ति की है और मैं के आकर्षण आधार को व्यंजित किया है कि पति पत्नी के प्रति आकर्षित किस प्रकार से होता है, उसका बहुत ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत गद्यांश में हुआ है। तथा सब कहे जाने वाले दंपति में व्यक्तिगत चिंतनाधार या होने वाली बहस के क्रम में वह नायिका के मनोभावों की एक पक्षीय अभिव्यक्ति की सुंदर व्यंजना भी हुई है। तथा प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा शैली मनोभावा अभिव्यंजक है तथा भाषा शैली में सरलता, सुबोधता तथा लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम दूसरा जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। मैं भी कानपुर का हूँ, कायस्थ हूँ, आप भी कायस्थ हैं, आप श्रीवास्तव हैं, मैं सक्सेना हूँ, मगर इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? सोचिए ना, जब आदमी चंद्रमा पर पहुँच गया, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा? विराम, पता नहीं क्यों आपसे इस तरह बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो ये लघु गद्यांश है। अब हम इसका व्याख्या के जो 4 प्रतिमान या सोपान या चरण होते हैं उसके आधार पर प्रस्तुत गद्यांश का हम विवेचन, विश्लेषण, इसकी समीक्षा करते हैं, इसकी सप्रश्न व्याख्याएँ करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित या लिखित एकांकी व्यक्तिगत शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में एकांकी का नायक मैं अपना परिचय देने के उपरांत वह के प्रति आकर्षित होता है। वह यानी इस एकांकी की जो नायिका है उसके प्रति आकर्षित होता है और कहता है। अब क्या कहता है? इस गद्यांश का जो तीसरा सोपान है या तीसरा जो चरण है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में मैं परिचयात्मक दृष्टिकोण से पूरित होकर कहता है कि आप लखनऊ की हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं? लखनऊ की हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि मैं कानपुर का हूँ, आप लखनऊ की रहने वाली हो और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और जाति से कायस्थ हूँ और आप भी कायस्थ हैं, यानी एक ही जाति की हैं। हम दोनों एक ही जाति के हैं, फ़र्क केवल इतना है कि आप श्रीवास्तव हैं और मैं सक्सेना हूँ। लेकिन उपजाति भेद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या है? बौद्धिक वर्ग इन बातों पर विश्वास नहीं करता है, जाति को नहीं मानता है और वास्तव में नहीं भी माननी चाहिए क्योंकि जाति का कोई महत्व नहीं होता है। लिखा भी है, जाति ने पूजो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो जाति कोई महत्व नहीं रखती है, व्यक्ति का ज्ञान महत्व रखता है, उसके क्या है, कर्म अच्छे होने चाहिए। लेकिन उपजाति भेद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आखिरकार हम दोनों ही एक जाति के हैं। आज के ज़माने में कितना बदलाव आ गया है।
मनुष्य ने अपने आप में इतनी प्रगति कर ली है कि वह पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा पर पहुंच गया है, और हम यहाँ श्रीवास्तव सक्सेना की बात करके उस पचड़े में फंसे हुए हैं। आज हम जाति के बंधनों की बात कर रहे हैं, जाति प्रथा की बात कर रहे हैं, लोग वक्त चांद पर पहुंच गए हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मैं इन बातों से आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ? कुछ रुककर मैं फिर कहने लगता है कि पता नहीं क्यों आपसे इस तरह आत्मीय पूर्ण बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, आप बहुत अच्छा भी गाती हैं। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मैं का वह के प्रति सहज आकर्षण का भाव व्यक्त हुआ है। मैं की प्रगतिवादी सोच द्रष्टव्य है, देखने योग्य है, और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल तथा वर्णन में मनोवैज्ञानिकता की प्रधानता है, तथा साथ साथ सहजता, सरलता, सुबोधता तथा लेखक या एकांकीकार के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से इस गद्यांश की भाषा शैली समर्थ और सक्षम है। धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।